स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य की वन लाइनर श्रृंखला में लगातार हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्रम में हम लगातार हर विधाओं से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि प्रामाणिक पुस्तकों पर आधारित होते हैं। आज की ये क्लास ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है और आज की जिस इस क्लास का जो विषय है वह है हिंदी नाटक। तो हिंदी नाटकों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि पहला पॉइंट है हमारा, यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है। यह पंक्ति किस नाटक से या किस रचना से उद्धृत है? तो आपको ध्यान रखना है, यह जो पंक्ति है ये अंधा युग नाटक से है। अंधा युग नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है 1955 है और इसके विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, यह किस किस्म का नाटक है? तो यह गीति नाट्य है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है। अंधा युग गीति नाट्य। अब इसके विषय में देखते हैं कि अंधा युग के विषय में बच्चन सिंह क्या लिखते हैं। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा आलोचक किसी महत्वपूर्ण या प्रतिष्ठित रचना पर क्या कहता है, तो वो पॉइंट्स भी हमें ध्यान रखने होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे बच्चन सिंह क्या कह रहे हैं कि अंधा युग हिंदी एकांकी गीति नाट्य न होकर हिंदी का पहला पूर्ण गीति नाट्य है। यानी हिंदी में इसके पहले जो गीति नाट्य लिखे जा रहे थे वो एकांकी किस्म के होते थे, लेकिन ये पहला पूर्ण गीति नाट्य है अंधा युग। हिंदी में पहला पूर्ण गीति नाट्य है अंधा युग। ये कौन कह रहा है? बच्चन सिंह कह रहे हैं। तो बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी नाटक में, जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी नाटक, आप सभी को पढ़नी चाहिए। आप सभी ने ग्रेजुएशन में या पीजी में इस पुस्तक को पढ़ा होगा और ये हिंदी नाटकों के विषय में समझ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसे देख लीजिएगा, ये राधा कृष्ण प्रकाशन से है, आप सभी के पास होनी चाहिए और इन सभी में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य भी है। तो बच्चन जी ऐसी जब टिप्पणियां करते हैं इन नाटकों के विषय में तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है और इन टिप्पणियों को ध्यान रखना है हमें। अंधा युग नाटक में किस अंक के बाद अंतराल की योजना की गई है? तो ध्यान रखेंगे, अंधा युग में कुल 5 अंक हैं, लेकिन जो तीसरा अंक है, तीसरे अंक के बाद अंतराल का आयोजन किया है नाटककार ने, प्रयोजन किया है, रखा हुआ है। तो अंतराल का जो शीर्षक है वो है पंख, पहिए और पट्टियां। पंख, पहिए और पट्टियां, ये अंतराल का शीर्षक है। यानी इस नाटक को अगर इसकी संरचना को ध्यान से रखें, देखेंगे अगर नाटक को, तो इसमें कुल 5 अंक हैं। 1 2 3 अंक तक नाटक लगातार धारावाहिक ढंग से चल रहा है। बीच में तीसरे अंक के बाद इसमें अंतराल का पूरा प्रयोजन रखा हुआ है नाटककार ने। उसके बाद चौथा अंक, पांचवा अंक, फिर पांचवें अंक के बाद एक समापन अंक है। यानी अंतराल और समापन पांचों अंकों के अतिरिक्त है इस नाटक में। ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे कि अंतराल की योजना किस नाटक में दिखाई पड़ती है या मिलती है, तो अंतराल की जो योजना है हमें कहाँ मिलती है? ये अंधा युग नाटक में। और इसी में पांचवें अंक के बाद समापन की भी योजना की है नाटककार ने। ठीक है, तो इसके शीर्षक को भी आपको ध्यान रखना है। और अंतिम पॉइंट जो हमारा है कि अंधा युग नाटक में प्रभु की मृत्यु शीर्षक किस अंक का नाम है? ये शीर्षक किस अंक का नाम है? तो ध्यान रखेंगे, जो प्रभु की मृत्यु है वो समापन अंक का नाम रखा है धर्मवीर भारती जी ने। ठीक है, तो अंधा युग धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, गीति नाट्य है और इसमें जो समापन है, समापन शीर्षक, उसका नाम है प्रभु की मृत्यु। तो आपको ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान रखनी है कि अंधा युग नाटक में अंतराल का शीर्षक पंख, पहिए और पट्टियां और समापन शीर्षक जो है वो प्रभु की मृत्यु। इसके अलावा हम अगर पांचों अंकों के नाम अगर देखें कि पहला अंक कौन सा है, दूसरा अंक कौन सा है, इसमें आपको ध्यान रखेंगे पहले अंक का नाम कौरव नगरी है, दूसरे अंक का क्या नाम है? पशु का उदय है, तीसरे अंक का नाम अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर आता है अंतराल, फिर चौथा जो अंक है उसका नाम है गांधारी का श्राप, पांचवा अंक का नाम है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, फिर पांचवें अंक के बाद समापन का अंक आता है। तो ऐसे इस नाटक की पूरी योजना की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसे विस्तार से आप सभी के लिए बताया हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसके आगे देखते हैं कि कुछ और महत्वपूर्ण नाटक इस दौर के हैं, हमें उन्हें भी ध्यान रखना होगा। जैसे
गरीबी या अमीरी, ये एक नाटक है। इसके नाटककार कौन है? तो ध्यान रखना है आपको, गरीबी या अमीरी नाटक के नाटककार हैं सेठ गोविंद दास। और यह नाटक किस प्रकार का नाटक है? ध्यान रखेंगे, यह एक सामाजिक नाटक है। सामाजिक नाटक एक श्रेणी उस समय होती थी, एब्सर्ड नाटक, सामाजिक नाटक, पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक। तो एक सामाजिक नाटक है जिसमें सामाजिक जो विद्रूपताएं हैं उन सभी पर व्यंग है इन नाटकों के माध्यम से। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस नाटक का दूसरा नाम क्या था? श्रम या उत्तराधिकार। ध्यान रखेंगे, श्रम या उत्तराधिकार बच्चन जी कहते हैं कि इस नाटक का एक दूसरा नाम था। इस नाटक के कथानक को स्पष्ट करता है, जिसमें करोड़पति लक्ष्मीदास की पुत्री अपने पति के श्रम के आदर्श को स्वीकार करके उत्तराधिकार को ठुकरा देती है। यानी उत्तराधिकार में जो उसे चीजें अपने पिता से मिलने वाली थी, श्रम के आदर्श जो उसके पति का आदर्श था, उस आदर्श को स्वीकार करते हुए श्रम को महत्ता देती है और जो उत्तराधिकार में मिलने वाली पूंजी और संपत्ति होती है उसे ठुकरा देती है। तो एक तरह से जो समाज में कई तरह की कुरीतियां भी मिलती हैं, कई तरह के अत्याचार भी दिखाई पड़ते हैं, उत्तराधिकार को लेकर के कई तरह की घटनाएं भी दिखाई पड़ती हैं, उन सब के विपरीत एक आदर्श सेट करने की बात है इन सभी नाटकों के माध्यम से। तो ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण नाटक है सेठ गोविंद दास का। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्वर्ग की झलक। स्वर्ग की झलक नाटक के नाटककार कौन है? तो ध्यान रखना है आपको, ये 1940 में लिखा है उपेंद्रनाथ अश्क जी ने। ठीक है, उपेंद्रनाथ अश्क जी का नाटक है स्वर्ग की झलक 1940 में। बच्चन सिंह के अनुसार यह नाटक विवाह संबंधी रोमांटिक धारणा पर व्यंग करता है। ठीक है, विवाह संबंधी रोमांटिक धारणा पर क्या कर रहा है? ये व्यंग कर रहा है। इसके आगे अगर देखेंगे कि दुविधा नाटक है एक। ठीक है, दुविधा नाटक। दुविधा नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो ध्यान रखेंगे, इस नाटक के नाटककार हैं पृथ्वीनाथ शर्मा। अब ये इसके पहले जो हमने देखा स्वर्ग की झलक को, ध्यान रखेंगे पृथ्वीनाथ शर्मा और उपेंद्रनाथ अश्क, इन दोनों के नाटकों को सामाजिक व्यंग के रूप में और एक करारा व्यंग जो होता है उस रूप में देखते हैं इनकी रचनाओं को। तो इसमें जो उपेंद्रनाथ अश्क ने किया है कि विवाह संबंधी जो एक रोमांटिक धारणा है उस पर व्यंग किया हुआ है। ठीक इसी तरीके से पृथ्वीनाथ शर्मा जी का भी जो नाटक है वो प्रेम और विवाह की जो समस्याएं हैं, जो द्वंद्व है, इस तरह के विषयों पर वो नाटक लिखते हैं। इसमें एक उच्च शिक्षा प्राप्त युवती के प्रेम और विवाह की समस्या है। तो दुविधा नाटक के नाटककार कौन है? पृथ्वीनाथ शर्मा को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं छठा बेटा। छठा बेटा 1940 में प्रकाशित एक नाटक है। इसके पहले 1940 में ही इनका स्वर्ग की झलक नाटक भी है। तो छठा बेटा 1940 में है। किस प्रकार का नाटक है? तो ध्यान रखेंगे, ये सामाजिक व्यंग नाटक है। वही सामाजिक प्रकार का नाटक, जो सामाजिक नाटक सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए नाटक होते हैं उन सभी पर आधारित है। इसके आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मोहन राकेश के नाटक की पात्र सुंदरी किस नाटक में है? तो ध्यान रखना है, मोहन राकेश के कई सारे नाटक हैं जिनमें लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन बहुत प्रसिद्ध है। और लहरों के राजहंस ये 1963 ईस्वी में है, 1969 में आधे अधूरे है। इन सारे तथ्यों को आपको ध्यान रखना है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, आप सभी के लिए सूचना है कि 1 फरवरी से यूपी हायर की क्लासेस चलने वाली है। अपने साथियों, अपने दोस्तों को भी सूचित करें। हम सुनियोजित ढंग से पूरे पाठ्यक्रम को 2 से ढाई महीने में कंप्लीट करने वाले हैं। और क्लासेस वगैरह की पूरी जानकारी इसमें है कि क्लास शाम को 7 बजे प्रतिदिन चलेगी। कोर्स की अवधि 2 से ढाई महीने है। कोर्स की जो फीस है वो 1500 है, लेकिन फिलहाल अभी ये ऑफर प्राइस पे 1200 पे है। जिन्होंने हमारे नोट्स, किसी भी प्रकार के नोट्स या टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की हुई है, उन सभी के लिए 1000 रुपये फीस है। तो आप सभी के लिए जो हमारे पिछले 2 वर्षों से साथ में बने हुए हैं उन सभी के लिए 1000 रुपये में ये फीस है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार हम यूपी हायर के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नियमित ढंग से ये क्लास चलने वाली है। इसके अलावा साथियों, आप सभी के लिए सूचना है कि हमारे ये सारे नोट्स हैं जो कि आप सभी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं। लिखित परीक्षा के नोट्स हैं जो LT, EMRS और GIC, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में लिखित ढंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी के लिए ये नोट्स
सबसे बेस्ट है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा कलेक्शन है जो कि हमने अपनी टेस्ट सीरीज श्रृंखला में चलाई हुई थी, उसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जिसे आप सभी ने लगातार भरपूर प्रेम और स्वागत किया हुआ है इस नोट्स का, और आप सभी के लिए हमने इसमें बहुत बेहतरीन ढंग के वन लाइनर प्रश्नों का पूरा कलेक्शन किया हुआ है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। 40 बड़े रचनाकार, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पुरस्कार, सभी पर वन लाइनर नोट्स हैं। और ये अंतिम जो हमारा नोट्स है यूपी हायर के पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें समस्त गद्य रचनाओं पर आधारित नोट्स हैं और प्रमुख काव्यों पर भी वन लाइनर नोट्स हैं। तो ये नोट्स बहुत बेहतरीन है, रचनाओं पर आधारित है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस क्लास में हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद का एकमात्र पौराणिक नाटक कौन सा है। एकमात्र पौराणिक नाटक, ये बच्चन जी की पुस्तक में लिखा हुआ है, हिंदी नाटक पुस्तक में। तो ध्यान रखना है, जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में प्रकाशित है। यही उनका एकमात्र पौराणिक नाटक है, ये बच्चन जी कह रहे हैं। अच्छा, इसकी विषय वस्तु क्या है तो ध्यान रखेंगे, इसमें परीक्षित का वीर पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है और इसी कथानक पर ये पौराणिक नाटक उनका रचा गया है। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र में रखकर शासकों की सत्तालिप्सा और महत्वाकांक्षा को दिखाया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसे कि इन तीनों राज्यों मगध, कौशल और कौशांबी, इन तीनों को केंद्र में रखकर शासकों की सत्तालिप्सा किसमें दिखाई गई है, अजातशत्रु में। अजातशत्रु 1922 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण नाटक है। ये सारे पॉइंट्स आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे, चाहे वो केवीएस एनवीएस की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी की, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, उन सभी में नाटकों से जुड़े हुए जो प्रश्न आने की संभावनाएं होती है उन सभी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसका अच्छे से अध्ययन कर लें, अच्छे से इसे रिवाइज कर लें और यूपी हायर की जो क्लासेस हमारी नई बैच चलने वाली है 1 फरवरी से, उसे ज्वाइन करें। और बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर, बहुत ही न्यूनतम फीस पर हम इस क्लास को संचालित करने जा रहे हैं, जिसमें सारी महत्वपूर्ण रचनाओं पर, काव्य, गद्य, अन्य गद्य सभी विधाओं पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।